नमस्कार साथियों। हम देखते हैं कि आज जो पेपर आएगा उसके अंदर देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता अगर आपसे पूछते हैं तो उस वैज्ञानिकता का अर्थ है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। तो हम देख रहे हैं कि विशेषताएं जो मुख्य रूप से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसमें। पहली विशेषता है कि यह एक व्यवस्थित ढंग की से निर्मित लिपि है। दूसरा क्या है कि ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है इसके अंदर। स्पष्ट ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ण कंठ्य ध्वनियों का, जो अपन कहते हैं ना कि कंठ्य जो ध्वनियाँ हैं वो है क वर्ण की जो ध्वनियाँ है वो कंठ्य ध्वनियाँ हैं। इस प्रकार से क्रम में लिखी गई ध्वनियाँ हैं देवनागरी लिपि में। कंठ के बाद में अंतिम में हम देखते हैं ओष्ठी ध्वनियों का हमारी वर्णमाला में क्रम देखा जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक क्रम है जिसमें स्पर्श ध्वनियों से शुरू होता है और कंठीय ध्वनियाँ फिर अंत में ओष्ठी ध्वनियों को देखते हैं। हर वर्ग में अल्पप्राण ध्वनियों के बाद महाप्राण ध्वनि सूचित होती है। यह आप याद रख लें। आपको अगर नहीं पता है कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, लेकिन अल्पप्राण के बाद में ही महाप्राण ध्वनि का चिन्ह हमें अंकित दिखाई देता है। अब आगे का अगला जो विशेषता है वो है कि ये इस वर्णमाला के यानी कि देवनागरी जो लिपि है, इस लिपि के प्रत्येक वर्ग की ध्वनियों में पहले तो होते हैं अघोष ध्वनियाँ, फिर होती है सघोष ध्वनियाँ। प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो ध्वनियाँ जो होती है वो कौन सी होती है? अघोष। अर्थात कैसे? जैसे क वर्ग है तो उसकी पहली ध्वनि क और ख, ये दो ध्वनियाँ क्या होगी? अघोष। और पीछे की तीन ध्वनियाँ क्या होती है? सघोष। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि में ध्वनियों के पहले क्रम में अघोष दो और दूसरी पीछे की तीन ध्वनियाँ जो है वो सघोष कहलाती हैं। इसी क्रम में लिखी गई है देवनागरी लिपि में। फिर चौथी विशेषता क्या है कि प्रत्येक वर्ग की जो नासिक्य ध्वनियाँ हैं, जो प्रत्येक वर्ग मतलब क वर्ग है, च वर्ग है, तो उनकी जो अंत की जो ध्वनि है उस अंत की ध्वनि में नासिक्य नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। जैसे न है, न है, म है, तो ये सारे अंत में जो है वो नासिक्य ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में प्रयोग की जाती है। ये उसकी एक विशेषता है। पांचवी विशेषता है कि अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए तथा सघोष और अघोष के लिए अलग लिपि का चिन्ह जो है वो इसमें प्रयोग है। तो अघोष और सघोष के लिए महाप्राण और अल्पप्राण के लिए अलग अलग कैसे? जैसे मैंने कहा कि सघोष जो है वर्ण के स्टार्टिंग के दो वर्ण होते हैं और इसके पीछे के होते हैं अघोष। ऐसे ही महाप्राण जो है अल्पप्राण और महाप्राण है उसमें संख्या का ही पूरा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों ध्वनियाँ सेम न होकर अलग है। फिर है हम देखते हैं छठी विशेषता कि स्वरों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का भेद है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ कैसे? जैसे अपन कहते हैं छोटी ई यानी कि ह्रस्व, बड़ी ई मतलब दीर्घ। तो इस प्रकार स्वर जो है उसमें छोटे और बड़े का भेद है तथा स्वरों की जो मात्राएं होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। हमें पता है कि आ जो है उसके अंदर एक मात्रा लगी है तो ओ अपन जब लिखते हैं इसमें एक मात्रा है और औ लिखते हैं तो इसमें दो मात्रा है। इसका मतलब क्या कि स्वर जो है उन स्वरों की मात्रा जो है वो निश्चित है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह है। आठवीं विशेषता है कि उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है और रोमन में ऐसा नहीं है। अपन जो उच्चारण करेंगे वही लिखेंगे, लेकिन अपन देखते हैं रोमन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में अपन बोलते नॉलेज है लेकिन स्पेलिंग देखते हैं अपन क्या है। तो इस प्रकार बोलते फ्यूचर है तो उसकी अगर अपन जैसे बोल रहे हैं वैसे ना लिख के उसको अगर प्रोनाउंस करें तो क्या बोलेंगे? फुटूर। लेकिन फ्यूचर की स्पेलिंग फुटूर तो नहीं हो सकती ना। तो लेकिन हमारे हिंदी में क्या है, जैसा उच्चारण करते हैं हम वैसा ही प्रयोग में लेते हैं। नवीं विशेषता देवनागरी की है कि देवनागरी में जो लिखा जाता है वही क्या किया जाता है? उच्चारित किया जाता है। परंतु रोमन में कतिपय ध्वनियों का विपरीत उच्चारण भी होता है। जैसे बट और पुट, यहाँ पर यू दोनों में है परंतु एक जगह उसका उच्चारण जो है अपन बट कर रहे हैं बट, और एक जगह कर रहे हैं पुट। तो इसका मतलब क्या है? एक तो अ की मात्रा आ गई, एक ऊ की मात्रा आ गई, लेकिन उपयोग में क्या आया? दोनों में यू आया। तो यह असमानता हम जो है वो देवनागरी की लिपि में नहीं देखते हैं। ठीक है। फिर है 10वीं अंतिम विशेषता मैंने लिखी है कि देवनागरी में कितने 10 स्वर चिन्ह होते हैं, 33 तो व्यंजन होते हैं और एक अनुस्वार होता है।
एक अनुनासिक और विसर्ग चिन्ह इसकी असमानता के प्रमाण है। इस जिनमें किसी भी भाषा के ध्वनियों के अंकन की समानता हम दिखाई देती है। फिर क्या देख रहे हैं कि नागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके वर्गीकरण का वैज्ञानिक रूप है। और यही वैज्ञानिक जो रूप हमने देखा, वैज्ञानिक रूप मतलब उनकी जो विशेषता है, जो क्रमबद्ध विशेषता है कि पहले कंठीय स्वर आते हैं, पहले स्वर आते हैं, उसके बाद में कंठीय ध्वनि आती है। तो कंठीय ध्वनियों से अंतिम ध्वनि हम देखते हैं ओष्ठी ध्वनि होती है। तो ओष्ठी ध्वनियाँ कौन सी होती है? जैसे प, फ, ब, अंत में अपन वर्णमाला में नहीं देते क, च, त, ट, प वर्ग जो है वो ओष्ठी ध्वनियाँ हैं। तो इस प्रकार हम अपनी वर्णमाला में जो क्रम देखते हैं वो एक वैज्ञानिक क्रम है। और यही हमारे जो वर्णमाला है ये एक देवनागरी की वर्णमाला है। हमारी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है, उसकी ये विशेषता है। धन्यवाद।